वेलकम बैक टू स्कैप द ऑर्डिनरी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ बुक फ्लैमिंगो। 12 CBSE के इंग्लिश में जो बुक फ्लैमिंगो है फर्स्ट बुक, उसका जो फर्स्ट लेसन है दैट इज़ नेम्ड एज द लास्ट लेसन। ओके, तो अब हम इसे समझने वाले हैं, इसे समराइज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन देन। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज़ रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अगर ऑथर का नाम आपसे पूछा जाता है तो जस्ट रिमेंबर अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसकी जो थीम है, इसकी थीम क्या है, मतलब चैप्टर एग्जैक्टली है किस बारे में। तो ये जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट पैट्रियोटिज्म एंड द लव फॉर लैंग्वेज। एक मातृभाषा की तरफ, एक देश की तरफ और एक पर्सन के लिए उसकी जो मदर टंग होती है ये कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये इस थीम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जो चैप्टर है, जो लेसन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड 1870s वॉर। 1870 में जो वॉर चल रहा था उस टाइम पर एक ऑर्डर निकला था। एंड क्या था वो ऑर्डर? वो ऑर्डर ये था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाई जाती है, वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर पढ़ाई जाएगी जर्मन, बिकॉज द प्लेस वॉज कैप्चर्ड बाय जर्मन्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम थीम में देखते हैं दैट इज़ लैंग्वेज चाउइनिज्म। चाउइनिज्म का मतलब होता है इम्पोजिंग वन लैंग्वेज ऑन अदर्स, मतलब एक भाषा को दूसरों के ऊपर थोपना, इम्पोज करना, मतलब ज़बरदस्ती उनसे कुछ करवाना। ओके, तो and what that term is called? That term is called chauvinism. ठीक, लैंग्वेज चाउइनिज्म हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हमें इसमें देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है दैट इज़ लॉन्गिंग टू लर्न मदर टंग। मदर टंग जो मातृभाषा है उसे सीखने के लिए जब जो सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ईगर हो जाते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। एंड इसके पहले हमें एक छोटी सी सब थीम यहाँ पे समझ में आती है, और वो सब थीम है एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जो लर्नर्स हैं और जो टीचर है, इनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी हमें यहाँ पर समझने को मिलता है। ओके, ये तो हो गई बात थीम ऑफ द लेसन की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन कौन है? तो कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज़ फ्रेंड्स, जो कि नरेटर है, एक छोटा बच्चा है। सेकंड है एम हैमिल द टीचर, द फ्रेंच टीचर। तीसरे हैं विलेज पीपल, जो गांव के लोग हैं। देन प्रूशियन सोल्जर्स, जो ड्रिल करते हुए रहते हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नरेट की गई हैं। फिर एक बुलेटिन बोर्ड के बारे में बात होती है। फिर वॉचर एंड ब्लैक स्मिथ के बारे में बात होती है। अब ये क्या क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इज़ द नरेटर एंड फ्रेंड्स कैसा पर्सन है? फ्रेंड्स इज़ अ लेज़ी, एक लेज़ी बॉय है लेकिन उसे खेलना बहुत पसंद है। सेकेंड थिंग, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, वो सेंसिटिव है लेकिन उसे एम हैमिल बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे फ्रेंच पढ़ना बोरिंग लगता है। ही hates his teacher M. Hamel. ठीक, नेक्स्ट इज़ एम हैमिल। एम हैमिल फ्रेंच टीचर है जिन्होंने अपने 40 ईयर्स फ्रेंच टीचिंग को दिए हैं, और जिस टाइम का ये चैप्टर नरेट हो रहा है उस दिन एम हैमिल का लास्ट लेसन है उस प्लेस पे। विलेज पीपल, विलेज पीपल आर इंक्लूडेड इन द स्टोरी, क्योंकि जो लास्ट लेसन होता है उस दिन वो लोग, जो क्लास होती है उसके लास्ट में बैठे होते हैं। And their presence here shows their gratitude towards the teacher who has devoted his 40 years for teaching. Then bulletin board. Bulletin board एक बड़ा सा बोर्ड है and bulletin board contains the news from war. मतलब वॉर में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, वॉर में जो भी इवेंट्स होते हैं, उनके जो अपडेट्स होते हैं, ये लोगों को कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये उन्हें देखने को मिलते हैं बुलेटिन बोर्ड पे। देन वॉचर एंड ब्लैक स्मिथ,
दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टोरी। जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे, आपको इनके भी नाम पढ़ने को मिलेंगे। बिकॉज जब फ्रेंड्स बहुत भाग भाग के अपने स्कूल को जा रहा होता है तो ये लोग वो लोग होते हैं हु वेर अवेयर अबाउट द न्यूज़, जिन्हें न्यूज़ पता होती है, एंड वो फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यू कैन गो स्लो, आज तुम्हें लेट कोई कंसिडर नहीं करेगा। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। अब हम स्टोरी समझते हैं। स्टोरी शुरू होती है व्हेन द सेंट्रल कैरेक्टर, दैट इज़ फ्रेंड्स जो है, ये सो के उठता है एंड ही डिसाइड्स, ही इज़ स्केयर्ड बिकॉज उसने फ्रेंच का होमवर्क नहीं किया है। हैमिल ने जो होमवर्क दिया था उसने वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, एंड ही रिमेंबर्स कि अब मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने होमवर्क नहीं किया है। फिर उसे क्या याद आता है? उसे हैमिल का रूलर याद आता है जिससे वो स्कोल्ड करते हैं। तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, वो एम हैमिल की स्कोल्डिंग से डर जाता है। बट एनी हाउ ही गेट्स अप एंड वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती है। उसे फील्ड्स दिखती हैं, जो फील्ड्स हैं वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं, नेचर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें उसे बहुत टेम्प्ट करती हैं। दीज ऑल थिंग्स टेम्प्ट हिम कि वो पूरा दिन आउटडोर पे ही स्पेंड कर दे, ना वो घर जाए और ना ही वो स्कूल जाए। बट अगेन ही डिसाइड्स कि नहीं, ही विल गो स्कूल। लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो ही हरीज अप टू द स्कूल। अब जब वो हरी अप करता है तो उसके रास्ते में वो क्या देखता है कि बुलेटिन बोर्ड है, और बुलेटिन बोर्ड को बहुत सारे लोगों ने घेर के रखा हुआ है। तो वो अपडेट तो नहीं देख पाता कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज़ है, बट वो ये ज़रूर देखता है कि यस समथिंग इज़ देयर, बट ही डोंट नो व्हाट इज़ दैट। फिर वो बहुत जल्दी अपने स्कूल को जाता है। अब स्कूल जाते टाइम पे जब ये लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बहुत घबराया हुआ है और बहुत तेज़ी से स्कूल जा रहा है, तो ये लोग उसे बोलते हैं कि यू डोंट नीड टू हरी अप बिकॉज यू विल नॉट बी स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट टुडे। लेकिन वो इग्नोर करता है बिकॉज ही रिमेंबर्ड द स्कोल्डिंग ऑफ एम हैमिल। उसे एक ही चीज़ याद रहती है एंड ही हरीज अप टू द स्कूल। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट। फिर वो पहुंचता है स्कूल में। अब स्कूल का जो रोज़ का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही हसल बसल होता है। बच्चों की आवाज़ें आ रही होती है, बहुत शोर मचा होता है, और जो एम हैमिल हैं वो घूम रहे होते हैं, उनके रूलर की आवाज़ें आ रही होती है। उनके हाथ में एक रूलर होता है जो वो बेंच पे स्टिक करते हुए आवाज़ करते हुए घूम रहे होते हैं, तो वो आवाज़ें आ रही होती है। बट आज जब फ्रेंड्स वहाँ पर एंटर हुआ तो व्हाट ही ऑब्जर्व्स, कंप्लीट साइलेंट। कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, ना रूलर की आवाज़, ना बच्चों की आवाज़, कोई आवाज़ नहीं थी वहाँ पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेट्स कन्फ्यूज्ड बिकॉज द एनवायरनमेंट प्रिटेंडेड लाइक संडे, जैसे संडे को सब बंद होता है, सब शांति होती है, उसे वैसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं था। बट जब वो अपनी क्लास की तरफ देखता है तो व्हाट ही सीज कि वहाँ पर उसके जो क्लासमेट्स हैं वो बैठे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी इन द क्लास एंड एम हैमिल इज़ वॉकिंग देयर। फिर वो डरते डरते वहाँ पर क्लास में पहुँचता है एंड ही इज़ श्योर कि उसे पनिश किया जाएगा। लेकिन आउट ऑफ हिज शॉक क्या होता है, एम हैमिल उसे बुला लेते हैं एंड ही अलाउज हिम टू सिट इन द क्लास। अब क्लास में आने के बाद में पहली चीज़ वो क्या ऑब्ज़र्व करता है, एम हैमिल की यूनिफॉर्म। एम हैमिल ने यूजुअल क्लॉथ नहीं पहने हुए थे। एम हैमिल ने उनका जो कोट, जो शर्ट और जो हैट पहना हुआ था, ये इवेंट के लिए हुआ करते थे। जब भी कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे या कोई इंस्पेक्शन डे या कोई स्पेशल डे हुआ करता था स्कूल में, जब एम हैमिल ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि टुडे इज़ समथिंग ऑड, क्योंकि आज भी एम हैमिल ने वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और चीज़ वो ऑब्ज़र्व करता है। क्या होती है वो चीज़ कि आगे तो बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे कौन बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं ये विलेज पीपल, गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो अगेन ही इज़ शॉक्ड कि भाई क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट इज़ लाइक संडे, सेकेंड थिंग एम हैमिल ने यूनिफॉर्म इवेंट वाली पहनी है, एंड थर्ड थिंग विलेज पीपल आर सिटिंग हियर। फिर उसके बाद में जब क्लास शुरू होती है
एम हैमिल बोलना शुरू करते हैं तो एम हैमिल ये पूरी चीज़ें बताते हैं कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। कहाँ से ऑर्डर आता है? द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आता है कि ये वाले जो प्लेसेस हैं एल्सेस-एल-लॉरेन के जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर अब पढ़ाई जाएगी जर्मन। और फिर जो एम हैमिल है वो अपना लास्ट लेसन शुरू करते हैं। लास्ट लेसन वो शुरू करते हैं, फिर वो फ्रेंड्स को रीड करने को बोलते हैं, बट फ्रेंड्स इज़ नॉट एबल टू रीड क्योंकि उसे एम हैमिल पसंद ही नहीं थे। उसने कभी सिंसियरली फ्रेंच सीखने की कोशिश ही नहीं की, तो ही स्टैंड्स और वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। तो जो एम हैमिल होते हैं वो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताना शुरू करते हैं एंड ही सेज कि किसी भी कंट्री पर्सन के लिए, किसी भी कंट्री मैन के लिए उसकी जो लैंग्वेज होती है वो उसे स्लेव होने से बचाने का एक सबसे अच्छा सोर्स होती है। विथ हिज लैंग्वेज ही कैन फाइट अगेंस्ट द स्लेवरी। एंड सेकेंड थिंग, वो ये भी कन्फेस करते हैं कि अगर वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अच्छे से लैंग्वेज नहीं सीख पाए हैं तो उसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती थी और टीचर की खुद की। मतलब एम हैमिल ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं भी उतना सिंसियर नहीं था, मैं भी बच्चों को कभी कभी काम के लिए भेज दिया करता था। पेरेंट्स क्या करते थे, अर्निंग के लिए उन्हें फील्ड्स पर भेज दिया करते थे। तो बच्चे अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल कौन है साथ में रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स और टीचर खुद। और फिर उसके बाद में वो अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट लेसन है, जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ानी होती है वो सारी चीज़ें वो पढ़ाते हैं और वो बार बार एक चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि फ्रेंच इज़ द मदर टंग। और अब जो नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे एम हैमिल उस प्लेस पर नहीं होंगे, वो फ्रेंच नहीं पढ़ा रहे होंगे और जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो फ्रेंच नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल बी बाउंड टू स्टडी जर्मन। और ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तो जो फ्रांस होता है, फ्रांस क्या करता है, फ्रांस बहुत रिग्रेट फील करता है। फ्रांस को दुख होता है कि उसने कभी सिंसियरली अपनी लैंग्वेज को समझा ही नहीं, उसे अपनी मदर टंग नहीं आती। एंड सडनली ही फील्स लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हिज टीचर, जिसे वो हेट किया करता था। एंड ही फील सिंपैथी एंड लव टूवर्ड्स एम हैमिल, और वो यही चीज़ों में सोचता रहता है। इसी बीच अचानक क्या होता है, उसे कबूतरों की आवाज़ आती है। नाउ ही सेज ही हैज़ लर्नड कि हमें ज़बरदस्ती जर्मन सिखाई जा रही है, हमें ज़बरदस्ती जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उसके दिमाग में एक फ़नी सा क्वेश्चन आता है कि ये हमें ज़बरदस्ती जर्मन सिखा रहे हैं तो क्या ये कबूतरों को जर्मन में आवाज़ निकालना सिखाएंगे। वो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है। एम हैमिल जो होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, ही इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। उन्होंने एक राइटिंग वर्क दे दिया है एंड ही इज़ कम्प्लीटली सिटिंग साइलेंट ऑन द चेयर। और वो चेयर पे बैठ के कभी एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ को स्टेयर करते हैं, कभी तीसरी चीज़ को करते हैं। ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग। और फ्रांस जो है वो अपने पूरे एटीट्यूड के बारे में बहुत रिग्रेट से भरा हुआ है कि उसने अपनी मदर टंग कभी सीखी ही नहीं, कभी सिंसियरिटी शो की ही नहीं उसके लिए। फिर ये सारी चीज़ें जब उस क्लास में चल रही होती है, जो विलेज मैन होते हैं, कोई दुखी होता है, कोई रो रहा होता है, इनके माइंड में भी यही बात होती है कि मदर टंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। कभी हमने सिंसियरली टाइम दिया होता या हमारे बच्चों को हम लोगों ने सिखाई होती तो आज कितना अच्छा होता, हमें ये रिग्रेट नहीं होता। एंड इट इज़ ट्रू कि अगर आपको स्लेव नहीं होना है तो आपके पास एक सबसे दमदार हथियार जो होता है दैट इज़ योर मदर टंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। इतने में जो चर्च क्लॉक होती है वो 12 नून का इंडिकेशन देती है। जैसे ही 12 नून का इंडिकेशन होता है, सोल्जर्स की आवाज़ आती है, वो अपना ड्रिल कंप्लीट करके वापस आ रहे होते हैं। एंड द क्लास एंड एम हैमिल अंडरस्टैंड्स कि इट्स टाइम टू से गुड बाय। मतलब ये जो लास्ट लेसन चल रहा था, इस लास्ट लेसन को एंड करने का टाइम
आ चुका है। बाय द टाइम एम हेमिल वॉज टेकिंग हिज क्लास, जो उनके सिस्टर है वो पूरी पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग एम हेमिल हैड टू लीव द प्लेस। तो जैसे ही क्लास को ख़त्म करने का टाइम आता है, एम हेमिल अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो क्लास को एड्रेस करना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू स्पीक समथिंग बट ही फील्स चॉक्ड। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, वो कुछ बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं। तो वॉट ही डिड, ही रोट 3 words. What he wrote? He wrote Vive la France. ये वर्ड्स वो बोर्ड पर लिखते हैं और इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस हमेशा जीता रहे। और ये लिखने के बाद में ही इज़ फुल ऑफ इमोशंस। कुछ विलेज मैन ऑलरेडी रोने लगते हैं। फ्रांस बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है, बहुत दुखी फील करता है। और ये लिखने के बाद में एम हेमिल डिडंट हैड वर्ड्स, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, वो अपने हाथ से इशारा करते हैं, द लास्ट लेसन इज़ ओवर एंड द स्टोरी एंड्स। सो हियर this is the thing that justify the title the last lesson. Okay, I hope last lesson की समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी एंड आई सजेस्ट कि आप एक बार बुक भी रीड करें। तो आप उसे रीड करेंगे, उसके वर्ड्स को समझेंगे तो आपको ये जो समरी है, जो इंसिडेंट्स है, जो इवेंट्स हैं, ये और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, so just work on the question answers and whatever doubts you face just drop down in the comment section. I hope आपको लास्ट लेसन की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, एम हेमिल, विलेज पीपल, सभी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपके माइंड में और क्लियर हो जाए कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड फ्रांस नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। हमने सबसे स्टार्टिंग में, अगर आप चैप्टर को रीड करेंगे तो चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा कि जो फ्रेंड्स था, ही डिड नॉट वांट टू गो स्कूल। उसका रीज़न ये होता है कि जो फ्रेंड्स है उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। दूसरी चीज़, ही इज़ अफ्रेड, ही इज़ स्केयर्ड कि ही विल बी स्कोल्डेड। तो जब आप आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कि कितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया है, अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे बिकॉज ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क कंप्लीट नहीं था एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो थोड़ा सा फ्रेंड्स के बारे में लिखेंगे कि फ्रेंड्स किस तरह का बच्चा था, थोड़ा सा लेज़ी था बट सेंसिटिव था, खेलना उसे बहुत पसंद था एंड दैट डे ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, और उसे डर था कि उसे स्कोल्डिंग मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर ये और लॉन्ग आंसर्स में आ रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा लिखेंगे कि उसे उसके टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उसे फ्रेंच लर्न करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर उसके बाद वो उठा लेट था, फिर उसने होमवर्क नहीं किया था, और जब वो बाहर निकला तो बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो उसे टेम्प्ट कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। गॉट इट? द नेक्स्ट वन, हाउ इज़ द मदर टंग इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन। एम हेमिल ने ये बात चैप्टर में बताई है कि जो मदर टंग होती है ये क्या करती है, इट यूनाइट्स कंट्रीमैन, इट यूनाइट्स कंट्रीमैन। जो किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं ये उसको आपस में बाइंड करके रखती है, यूनाइट करके रखती है, कोई और आकर उन पर रूल नहीं कर सकता। और जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो विलेज मैन हैं, वो जो विलेज मैन है उन्होंने ये रियलाइज़ भी किया है कि अगर वो इलिटरेट नहीं होते तो इस तरह का ऑर्डर कोई उनके ऊपर नहीं दे सकता था। फाइन। द नेक्स्ट वन, Why did the village elders attend the last lesson? Yes, जब हमने स्टोरी पढ़ी थी हमने देखा था कि जो विलेज पीपल थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे एट द लास्ट बेंचेस। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज जो एम हेमिल थे वो 40 ईयर्स से वहाँ पे अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रहे थे। तो आज क्योंकि उनका लास्ट लेसन था, नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड टू लीव द प्लेस, तो
एम हेमिल के लिए अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक्स शो करने के लिए विलेज पीपल जो थे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है, टू शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एम हेमिल। इनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। ओके, अकॉर्डिंगली मार्क्स आप अपने आंसर में इंक्लूड करते जाएंगे जो जो इंसिडेंट चल रहे हैं। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है आप डायरेक्टली इस तरह से लिख देंगे, दे वर प्रेजेंट बिकॉज दे वांटेड टू शो ग्रैटिट्यूड। 3 मार्क्स में आता है आप थोड़ा विलेजर्स के बारे में और लिखेंगे, और अगर इससे ज़्यादा में आता है तो क्लास में जो भी इंसिडेंट उनसे रिलेटेड हुए हैं उन्हें आप इंक्लूड करके अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रिंग अबाउट। जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे क्या चेंज हुआ, उससे क्या चेंज हुआ था कि जो जगह थी, जो स्कूल था, वहाँ पे पूरा का पूरा साइलेंट था। वहाँ पे क्या था, कंप्लीट साइलेंस था, कोई हसल बसल नहीं थी, किसी तरह की कोई भी आवाज़ें नहीं थी। कंप्लीट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड इन द स्कूल, वॉज ऑब्जर्व्ड। ओके, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हाउ वॉज एम हेमिल ड्रेस्ड ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के दिन एम हेमिल अपनी स्पेशल ड्रेस में आए थे जो वो जनरली कब पहना करते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन या फिर किसी इंस्पेक्शन के दिन। एंड व्हाट वाज दैट ड्रेस, दैट ड्रेस वाज ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड सिल्क हैट, और इन पे सब पे एम्ब्रॉयडरी थी। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स याद रखने हैं इस आंसर के लिए रिलेटेड टू ड्रेस ऑफ मिस्टर हैमिल, कि उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट पहना हुआ था एंड सिल्क हैट पहना हुआ था, एंड ऑल वर एम्ब्रॉयडर्ड। और ये वो कब पहनते थे, कोई स्पेशल ओकेशन होता था लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल। द नेक्स्ट वन, व्हाट शोज मिस्टर हैमिल्स लव फॉर हिज मदर टंग। मिस्टर हैमिल का जो मदर टंग का जो लव था वो उन्होंने इस चीज़ से बताया था कि पहली चीज़ उन्होंने ये बताया था कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच बहुत ही प्योर लैंग्वेज है, सबसे क्लीन लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ कि उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना था, फिर भी उन्होंने क्या किया था, उनके जो लास्ट वर्ड्स थे दोज वर्ड्स वर इन फ्रेंच, एंड व्हाट ही हैड रिटन, वी वे ला फ्रांस। उन्होंने लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस बताई थी लोगों को, और फ्रेंच पढ़ाते हुए वो कितना रिस्पेक्टेड फील करते थे ये उन लोगों को बताया था। और उन्होंने ये रिग्रेट भी किया था, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि अगर ये बच्चे अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाए हैं तो इसमें हमारी ही गलती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, व्हाट वॉज फ्रेंच रिएक्शन ऑन हियरिंग अबाउट बर्लिन ऑर्डर। जब बर्लिन के जर्मन स्टडी के ऑर्डर के बारे में फ्रांस को पता चला तो उसका क्या रिएक्शन था। हिज रिएक्शन वॉज, ही वॉज शॉक्ड एंड ही वॉज फुल ऑफ रिग्रेट ऑल्सो। वो शॉक्ड था क्योंकि अब उसे फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी, एंड रिग्रेट भी था क्योंकि उसे उसकी मदर टंग नहीं आती है। ही ऑलवेज हेटेड फ्रेंच एंड हैमिल। उसने कभी हैमिल और फ्रेंच को पसंद नहीं किया, तो अब उसे रिग्रेट था उस बात का कि उसे उसकी मदर टंग नहीं आती है, और अब वो उस मदर टंग को दोबारा पढ़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन, वाई हैड बुलेटिन बोर्ड बीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए था बिकॉज इट कंटेन्ड द वॉर अपडेट्स। जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड क्या करता था, वो डिस्प्ले करता था
जो वॉर चल रहा था, वॉर में कौन मरा, कौन बचा, क्या ऑर्डर हुए हैं, किसने किसको कैप्चर किया है, क्या कंडीशन चल रही है, जो भी अपडेट वॉर में हुआ करते थे वो कहाँ पर डिस्प्ले होती थी, वो डिस्प्ले होती थी बुलेटिन बोर्ड पे। और इसलिए उस सिटी में जो बुलेटिन बोर्ड था दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सब लोग उसी के आसपास घूमा करते थे। नेक्स्ट वन, वाई वॉज अ ह्यूज क्राउड अराउंड अ बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन वहाँ पर ह्यूज क्राउड क्यों था? उस दिन वहाँ पर ह्यूज क्राउड था टू रीड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था कि अब एल्सिस और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उस ऑर्डर को रीड करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा था। और उस ऑर्डर में ये भी मेंशन था कि द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जर्मन टीचर विल बी कमिंग टू द सिटी। ओके, एंड द लास्ट वन, हाउ डिड एम हिमेल एंड द क्लास। इसमें आपको इसे भी मेंशन करना है कि उन्होंने अपनी क्लास को किस तरह से एंड किया था। उन्होंने बोर्ड पे लिखा था वी ला फ्रांस, और वो बोलना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोर्ड पे वी ला फ्रांस लिखा। As he was choked completely, he was full of emotions and he dismissed class with hands gestures. Okay, so it was about last lesson. अगर आप इन keywords को यूज़ करके इन आंसर्स को फ्रेम कर लेते हैं तो क्योंकि these are the questions which contain the whole story, पूरी स्टोरी इसके आसपास घूमती है, और अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करके इन आंसर्स को फ्रेम कर लेते हैं तो आप 1 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में कैपेबल होंगे। एंड अगेन आई सजेस्ट रीड द चैप्टर वंस, जो बुक में चैप्टर है उसे एक बार ज़रूर रीड करिए, क्योंकि इसमें से जब MCQs आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, वो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा। ओके, so just go through the chapter and let me know how did you like it. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye bye. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we